Assalamu alaikum and welcome to my YouTube channel that is Simplified Learning with Saida Sumbul। आज का हमारा जो लेक्चर है वो थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग भी होने वाला है और उसमें हम बहुत सारे न्यू कॉन्सेप्ट्स भी सीखेंगे। तो दैट इज़ अबाउट द नेशन स्टेट सिस्टम। तो हम अंडरस्टैंड करेंगे व्हाट इज़ द नेशन स्टेट सिस्टम एक्चुअली इन इंटरनेशनल रिलेशंस। तो हम पहले पढ़ेंगे कि नेशन क्या है, फिर स्टेट क्या है, फिर नेशन स्टेट क्या है। तो दीज ऑल थिंग्स लेकिन मैं आपको आज कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जो कि आईआर की स्टार्टिंग में समझना बहुत ज़रूरी है। तो दीज आर अबाउट, देखिए आप एक चीज़ मैं आपको बता रही हूँ और आपने वो चीज़ इमेजिन करनी है। इमेजिन करें कि अभी वर्ल्ड के अंदर कोई ऐसी स्टेट नहीं है, कोई ऐसी नेशन नहीं है एंड ऑल पीपल आर स्मूथली लिविंग इन एन एरिया। तो यहाँ पर लोग जो है ना वो साथ रहते हैं, ठीक है, लेकिन वो आपस में झगड़ते हैं क्योंकि वो डिफरेंट डिफरेंट नेशंस के हैं, डिफरेंट रेसेस हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं और दीज ऑल थिंग्स। तो वो आपस में लड़ते हैं। जी, मैं 30 इयर्स वॉर की बात कर रही हूँ। वो 30 इयर्स वॉर जो कि कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स के बीच हुई थी। स्टार्ट 1618 से स्टार्ट होकर वो 1648 यानी कि 17th सेंचुरी के इन 30 सालों की वॉर को हम 30 इयर्स वॉर के नाम से जानते हैं आईआर में। अब हुआ ये था कि वहाँ पे जो दो ग्रुप्स थे, कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स। कैथोलिक्स ये चाहते थे कि हमें एक थियोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चाहिए, यानी कि थियोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वो होता है जिसमें पॉलिटिक्स में हम रिलीजन को भी ऐड करते हैं। और प्रोटेस्टेंट्स ये चाहते थे कि हमें रिलीजन से पॉलिटिक्स को माइनस कर देना चाहिए और पॉलिटिक्स में रिलीजन का कोई काम नहीं है। इनको हम इस नाम से भी जानते हैं कि जो कैथोलिक्स थे, जो थियोक्रेसी चाहते थे, दीज आर आल्सो कॉल्ड एज कंजर्वेटिव्स। उसके बाद हम प्रोटेस्टेंट्स को लिबरल्स के नाम से भी जानते हैं आज। उसके बाद हम कैथोलिक्स को राइट विंग्स भी कहते हैं और हम प्रोटेस्टेंट्स यानी कि लिबरल्स को लेफ्ट विंग्स भी कहते हैं आज की दुनिया में। तो जब ये 30 इयर्स वॉर चलती है और ये पूरे 30 इयर्स यानी कि 1608 से इन लोगों के बीच में टसल स्टार्ट होता है, स्मॉल स्मॉल प्रॉब्लम्स स्टार्ट होते हैं, उसके बाद ये आपस में लड़ना स्टार्ट करती हैं। जो फुल फ्लेज्ड वॉर होती है इनके बीच में वो एग्जैक्टली 1618 से स्टार्ट होती है और 1648 में एंड होती है। अब एंड कहाँ पर होती है? एक पीस पे होती है। दैट इज़ कॉल्ड एज ए पीस ऑफ वेस्टफैलिया। आप इसको ट्रीटी ऑफ वेस्टफैलिया से भी जानते होंगे। अब ये ट्रीटी ऑफ वेस्टफैलिया जो 30 इयर्स वॉर के बाद एंड होकर उस वॉर के खात्मे के लिए इस पीस को साइन किया गया, तब इस पीस का बुनियाद क्या था, इस पीस के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, आज हम उनको भी पढ़ेंगे। देखें, तीन जो बुलेट्स हैं, तीन जो पॉइंट्स हैं वो आपने याद करनी है और आप इन्हीं को एलाबोरेट करके ज़्यादा बुलेट्स भी बना सकते हैं और ज़्यादा पॉइंट्स में लिख सकते हैं। नंबर 1 है सोवरेनिटी, नंबर 2 है फ्रीडम एंड लीगल इक्वलिटी और नंबर 3 है नॉन इंटरफेरेंस। तो उनका क्या मतलब हुआ? ट्रीटी ऑफ वेस्टफैलिया में ये तय किया गया था कि अब आगे चलकर हम स्टेट्स और नेशन स्टेट्स के फॉर्म में सोसाइटीज़ बनाने जा रहे हैं, लेकिन उन सोसाइटीज़ को पूरी सोवरेनिटी दी जाएगी, उनकी सोवरेनिटी का ख्याल किया जाएगा। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि वो खुद मुख्तियार हैं, वो अपने डिसीजंस खुद ले सकती हैं, ठीक है। उसके बाद जो दूसरी पॉइंट वहाँ पर बताई गई थी वो यह है कि इनको फ्रीडम होगी, इनको
इनको लीगल इक्वालिटी होगी, यानी कि सब सोसाइटीज, सब स्टेट्स या फिर सब जो नेशन स्टेट्स हैं आगे चलकर बनाई जाएंगी, वो सब आपस में लीगली इक्वल होंगी। ठीक है। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है नॉन इंटरफेरेंस, इसका मतलब है कि कोई भी स्टेट किसी दूसरी स्टेट पर ऐसे उसके अंदर जाके कोई किसी उसकी पॉलिसी में, किसी उसके काम में इंटरफेरेंस नहीं करेगी। तो दैट वाज नॉन इंटरफेरेंस, यानी कि फॉरेन इंटरफेरेंस जो होती है उसको उन्होंने ख़त्म कर दिया था कि अब ये अलाउ नहीं है। अच्छा, आई होप कि ये दो कॉन्सेप्ट्स आपको समझ आ गए होंगे कि किस तरह यूरोप में एवोल्यूशन हुई स्टार्ट। 30 इयर्स वॉर किसके बीच में लगी और कब लगी और कैसे लगी, फिर उस वो एंड होती है। तो फिर आपको मैंने बताया कि ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया, जिसको हम पीस ऑफ वेस्टफेलिया के नाम से भी जानते हैं, उस पे ये एंड होती है। और उसके क्या प्रिंसिपल्स थे ये मैंने आपको बताए। और याद करने का तरीका यही है कि आप समझें, और जब कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो देयर इज़ नथिंग डिफ़िकल्ट फॉर योर पीपल। अच्छा, मैं समराइज करती हूँ। ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया के जो प्रिंसिपल्स थे, सॉवरेनिटी, फ्रीडम एंड लीगल इक्वलिटी, नॉन इंटरफेरेंस, ये सब वो प्रिंसिपल्स थे जो कि 30 इयर्स वॉर के बाद किए गए थे डिसाइड। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हम पढ़ते हैं नेशन क्या है। नेशन स्टेट सिस्टम हमने समझना है, तो हम उसको समझने से पहले नेशन समझेंगे, फिर स्टेट समझेंगे, फिर जाके नेशन स्टेट सिस्टम को इजीली समझ पाएंगे। तो नेशन क्या है? सबसे पहले तो नेशन जो है वो एक सोशल एंटिटी है। उसके अलावा इसके दो कैरेक्टर्स हैं। कैरेक्टर नंबर 1 ये है कि नेशन में ग्रुप ऑफ पीपल होता है। ग्रुप ऑफ पीपल का मतलब ये है कि वहाँ पे एक कलेक्शन ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग होते हैं एक नेशन में, जो कि मिलके एक नेशन बनाते हैं। उसके बाद हम जो दूसरा कैरेक्टर पढ़ते हैं वो ये है कि उन उन पीपल में, उन लोगों में कोई ना कोई चीज़ कॉमन हो, कॉमनैलिटी हो, कि इसमें या तो नेशनैलिटी उनकी कॉमन हो, या तो फिर उनका रेस कॉमन हो, या तो उनका रिलीजन कॉमन हो, या तो उनकी लैंग्वेज कॉमन हो। तो दीज ऑल थिंग्स कम इन दी कैटेगरीज ऑफ नेशन। तो ये नेशन जो है ना वो इन चीज़ों पर बिल्ड होती है। अच्छा, उसके बाद हम स्टेट को पढ़ते हैं कि स्टेट क्या होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि नेशन जो है वो एक सोशल एंटिटी है, तो इसी तरह मैं आपको बता रही हूँ कि स्टेट जो है वो सोशल एंटिटी नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल एंटिटी है। और पॉलिटिकल एंटिटी होने के साथ साथ जो इसके एलिमेंट्स हैं वो है ग्रुप ऑफ पीपल। जैसे मैंने आपको नेशन में बताया कि लोगों का होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद स्टेट में लैंड भी होती है, उन लोगों को रहने के लिए जगह भी होती है, उसको हम टेरिटरी कहते हैं। तो टेरिटरी का होना भी बहुत ज़रूरी है, और स्टेट का ये भी एक एलिमेंट है। उसके बाद जो थर्ड एलिमेंट है स्टेट का वो है रिकग्निशन या सॉवरेनिटी, हम इसको कहते हैं कभी कभी। तो ये क्या चीज़ होती है? स्टेट को रिकॉग्नाइज करें दूसरी स्टेट्स के, हाँ भाई ये भी एक स्टेट है, हम इसको मानते हैं, इसमें अंदर नेशंस रहती हैं, या एक नेशन या दो नेशंस या इतनी सारी नेशंस रहती हैं। तो मतलब हमने मान लिया अब ये आज़ाद है, ख़ुद मुख्तियार है, अब ये अपने डिसीजंस ले सकती है। तो ये रिकग्निशन बहुत ज़रूरी है आईआर में। ठीक है। अच्छा, उसके बाद उस स्टेट को अपनी गवर्नमेंट भी होती है, मतलब उसका अपना लीडर होता है, उसकी गवर्नमेंट होती है, उसके रूल्स होते हैं, उसके रेगुलेशंस होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन होता है। और दीज ऑल थिंग्स व्हेन कंबाइंड टुगेदर दे फॉर्म अ स्टेट। तो स्टेट तभी बनती है जब ये सारे एलिमेंट्स मिलकर स्टेट को बनाते हैं। अच्छा, हम एग्जांपल लेते हैं। देखिए, सब कॉन्टिनेंट के अंदर 2 नेशंस रहती थी,
ये तो हम जानते हैं, लेकिन अब उसको देख भी लेते हैं किस तरीके से। देखिए, हिंदूज और मुस्लिम्स ये दो नेशंस थी, स्टेट्स नहीं थी। ठीक है, किस तरह से वो नेशंस थी और स्टेट नहीं थी, तो देखें, दोनों के पास अलग अलग लैंग्वेज थी। हाँ थी। दोनों को अलग अलग रिलीजन्स थे। हाँ थे। ठीक है, दोनों का कल्चर डिफरेंट था। हाँ था। तो नेशन की जो पहचान है वो ये है कि उनकी एथनिसिटी, उनकी पहचान, उनका कल्चर, उनकी लैंग्वेज, उनका रिलीजन, मतलब उनकी सोसाइटी, उनका सोशल बिहेवियर, ये सब कुछ जो है ना वो उनका अपना हो। अब वहाँ पे हिंदूज़ का अलग था, ये सब कुछ लाइफ स्टाइल चेंज था उनका, और मुस्लिम्स का चेंज था। तो ये दो नेशंस थी वहाँ पर। ठीक है, अब जब वो आज़ाद होती हैं और पाकिस्तान बनता है, इंडिया बनता है, अब ये स्टेट्स होती हैं। ठीक है, अब किस तरीके से, क्योंकि पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं, क्या वो लोग हैं, पॉपुलेशन है पाकिस्तान में? हाँ है। ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान को अपनी लैंड है, टेरिटरी है, उसका बाउंड्री है, उसका हम मैप बनाते हैं? हाँ बनाते हैं। ओके। अच्छा, पाकिस्तान को रिकॉग्नाइज किया है, यूएसए कहता है कि ये पाकिस्तान है, यूएन ने इसको रिकॉग्नाइज किया है? हाँ किया है। सब कंट्रीज मानते हैं ये पाकिस्तान है। ओके। अच्छा, उसके बाद इसको अपनी गवर्नमेंट है, इसको अपना मतलब राइट टू गवर्न है? हाँ है। तो दिस इज कॉल्ड स्टेट। पाकिस्तान एक स्टेट है। ठीक है। ओके। ऐसे हिंदुइज्म यानी कि इंडिया भी एक स्टेट है। अच्छा, अब हम थोड़ा समझते हैं कि नेशन का स्टेट से क्या ताल्लुक़ है और स्टेट का नेशन से क्या ताल्लुक़ है। नेशन स्टेट किस तरह, मतलब ये दो वर्ड्स हम क्यों लिखते हैं साथ, हम अलग अलग पढ़ के आए हैं, इनके एलिमेंट्स, इनके कैरेक्टर सब अलग अलग हैं, तो हम इनको साथ में क्यों लिखते हैं? ठीक है, तो अब देखिए मेरी बात सुने। जब नेशन होती है, लोग रहते हैं, ये वाले जो भी लोग जिनका कॉमन कल्चर या कॉमन लैंग्वेज होती है, जब वो किसी लैंड के एरिया में, किसी पीस ऑफ टेरिटरी में वो रहना स्टार्ट करते हैं, वो अपनी गवर्नमेंट फिर बनाने की कोशिश करते हैं, वो उनके पास जब खुद मुख्तियारी आ जाती है, जब दूसरी नेशंस मानती हैं कि हाँ भाई ये नेशन जो है ना ये यहाँ पर रही थी कितने सालों से और यहीं पर इसको रहना है, तो दैट नेशन बिकम्स स्टेट। अब देखें, नेशन जो है ना उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था कि एक ग्रुप ऑफ पीपल हो, ठीक है, उनके पास कोई चीज़ कॉमन हो, जब वो लोग और वो अपनी कॉमन चीज़ लेकर किसी पीस ऑफ लैंड पे रहना स्टार्ट कर देंगे और उनके पास कोई मतलब देखें, एग्जैक्टली आप पाकिस्तान के बनने की एग्जांपल ले सकते हैं। जब लोग थे वहाँ पे मुस्लिम्स, ठीक है, उनकी एथनिसिटी थी, वो एक नेशन थे पहले से, मैंने आपको बताया। ठीक है, अब वो वहाँ से निकले और यहाँ पे एक पीस ऑफ लैंड ले लिया इन्होंने, और जब यहाँ पर पीस ऑफ लैंड ले लिया इन्होंने, तो फिर इन्होंने यहाँ पर लोगों ने अपनी गवर्नमेंट का भी आगाज़ किया, अपनी गवर्नमेंट रूल करना स्टार्ट कर दी, अपने लोगों को उन्होंने बिठाया सीट्स पर। उसके बाद उनको सॉवरेनिटी, रिकॉग्निशन, ऑल दीज ऑल थिंग्स, तो मतलब एक स्टेट बन जाती है। ये कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि भाई एक स्टेट के अंदर बहुत सारी नेशंस भी हो सकती हैं, कोई एक नेशन भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन जब स्टेट बनती है तो उसके अंदर क्या एलिमेंट्स होते हैं, और जब नेशन होती है तो उसके अंदर क्या एलिमेंट्स होते हैं। मैंने आपको पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस का एग्जांपल देकर आपको समझाया कि वहाँ पे सब कॉन्टिनेंट में कैसे वो नेशंस थी और अब जाके वो कैसे स्टेट्स में तब्दील हो गई हैं। ठीक है। अच्छा, एग्जैक्टली हम देखते हैं कि नेशन जो है वो ये चीज़ें जो है वो स्टेट को देती है, ग्रुप ऑफ पीपल होता है और हमने कोई कॉमन चीज़ होती है, वो
ये चीज़ें स्टेट को देती है, ठीक है, और स्टेट देती है नेशन को, यानी कि उन ग्रुप ऑफ पीपल को जिनके पास कोई चीज़ कॉमन होती है, उनको क्या चीज़ स्टेट प्रोवाइड करती है? लैंड प्रोवाइड करती है, उनको रिकॉग्निशन प्रोवाइड करती है, उनको अपनी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। तो दीज ऑल थिंग्स वन कम्बाइनली मेक अ नेशन स्टेट। तो हम मतलब ये चीज़ पढ़ते हैं कि जब वो एक नेशन स्टेट में मर्ज हो जाती है तो फिर किस तरीके से वो एक नेशन स्टेट कहलाती है। अच्छा, उसके बाद हम जब नेशन स्टेट सिस्टम को डिफाइन करते हैं तो द नेशन स्टेट system is a system of organization defined by geography, politics and culture। तो वही बात हो गई जो मैंने आपको समझाया कि ज्योग्राफी यानी कि लैंड और दीज ऑल थिंग्स, ठीक है। अच्छा, पॉलिटिक्स यानी कि गवर्नमेंट, ठीक है। कल्चर वही सोसाइटी, वही कल्चर, वही रिलीजन, वही लाइफ स्टाइल। तो वो सब चीज़ें जब मिलकर एक सिस्टम बनाती हैं वो कहलाता है नेशन स्टेट सिस्टम। अच्छा, एलिमेंट्स क्या होते हैं नेशन स्टेट सिस्टम को डिस्कस कर लेते हैं हम। तो नेशन स्टेट सिस्टम के एलिमेंट्स एग्जैक्टली वही होते हैं जो कि स्टेट के एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो इसकी मीनिंग ये हुई कि जब नेशन स्टेट में तब्दील हो जाती है और वो स्टेट बना देती है तो फिर उसके एलिमेंट्स भी वही होते हैं जो कि एक स्टेट के होते हैं। तो आई होप कि नेशन स्टेट सिस्टम और सबसे पहले तो 30 इयर्स वॉर, फिर ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया, ये सारे कॉन्सेप्ट्स, उसके बाद नेशन, फिर स्टेट, फिर नेशन स्टेट सिस्टम और उन सब के एलिमेंट्स, और मैंने ये सब डिस्कस की है। आई होप कि आप सबको ये बात क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा जो वो होगा इंटरनेशनल सोसाइटी पे। सो स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।